हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में एक ऐसा मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप अपने शिफ्ट को आसानी से पास करने वाले हैं और आप यह देखेंगे कि आपके शिफ्ट में कैसे कैसे जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के सवाल आने वाले हैं 8 जून के। तो साथियों, जैसा कि यूपी एग्जाम के सारे पैटर्न आप बदल चुके हैं, जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग में कैसे कैसे सवाल पूछे आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चनों का पैटर्न बदल चुका है। तो जिस तरह से पहले यूपीएसआई का पेपर हुआ था 14 मार्च को, तो उसमें सवालों का लेवल कुछ अलग था। फिर उसके बाद आपका यूपी का एग्जाम हुआ, यूपी होमगार्ड का, जो कि 25 अप्रैल को, 26 अप्रैल को और 27 अप्रैल को हुआ था। तो उसमें जीके का सवाल कुछ अलग था। उसमें तो रीजनिंग, हिंदी, मैथ के सवाल नहीं पूछे गए थे, लेकिन जीके में कुछ अलग लेवल का ही पैटर्न आया था, पूरे 100 सवाल। तो देखिए, अब यूपी आयोग ने अपना जितना भी यूपी का एग्जाम कराना होता है वो पैटर्न बदल दिया है, सवालों का लेवल कुछ अलग कर दिया है। कुछ तो प्रीवियस ईयर का ही सवाल देते हैं, लेकिन उसे मिलता जुलता कुछ अलग लेवल के सवाल पूछा रहे हैं। बहुत सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बिल्कुल आसान सवाल मिलेंगे, कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे लगेगा कि ये चारों ऑप्शन सही है, कुछ सवाल इतने हार्ड मिलेंगे कि वो उत्तर आपको आता ही नहीं रहेगा। लेकिन साथियों, कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जो हमें बिल्कुल आता रहेगा, वो तो हमें नहीं छोड़ना है। तो एक ऐसा मॉडल पेपर को हम लोग इस क्लास में हल करेंगे जिससे एक आइडिया लगेगा, कि अंदाजा लगेगा कि यूपी आयोग हमसे सवाल कैसे पूछ सकती है। ये पहला मॉडल पेपर 80 सवालों का होने जा रहा है और इस क्लास में आप सभी का टारगेट अधिक होने वाला है, क्योंकि हर क्लास में आप सभी का एक टारगेट होता है, लेकिन इस क्लास में आप सभी का 80 सवाल में से 65 सवालों का टारगेट होने जा रहा है। समय हमारे पास अब नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, जितना भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चनों का आंसर हमें तैयार करना है। तो इस क्लास में आप 80 के 80 प्रश्नों का उत्तर तैयार करेंगे, एक भी सवाल का उत्तर आप छोड़ेंगे नहीं, कि आपको अपने शिफ्ट में किसी प्रकार का दिक्कत ना आए। लेकिन सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। ओके, तो यूपी पुलिस एग्जाम का परीक्षा केवल 2 घंटे में समाप्त होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इसी 2 घंटे में आप सभी को 38 सवाल जीके मिलेंगे, 37 सवाल हिंदी मिलेंगे, 20 सवाल गणित के मिलेंगे, 55 सवाल रीजनिंग के मिलेंगे। 150 प्रश्नों का आपका पूरा पेपर होगा। एक प्रश्न आप सही करेंगे 2 नंबर, 300 नंबर का पूरा पेपर होने वाले हैं। टारगेट हम आपको बता दे रहे हैं कि आप सभी का टारगेट है, आप किसी भी कैटेगरी में है तो 260 प्लस कर रखिएगा। टारगेट यदि बड़ा रहेगा तो हमारा तैयारी भी उसी तरह अच्छी तरीके से होने वाली है। ओके, और एक भी सवाल पे आप सभी का माइनस मार्किंग नहीं होगा, यानी आप क्या करेंगे, अपने पेपर में पूरे 150 प्रश्नों का उत्तर करेंगे अपने उत्तर सीट पे, यानी गोला भरेंगे। आपका पेपर तो ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है। तो साथियों, कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न पत्र आज के इस सेशन में हम लोग शेयर करने जा रहे हैं। तो एक भी सवाल आप छोड़ेंगे नहीं इस क्लास के, ठीक है। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव की समय सीमा के भीतर होना चाहिए, यानी कि यदि पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव कितने समय सीमा के भीतर होना चाहिए, ये सवाल आप सभी से पूछा जा रहा है। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव 6 महीने की समय सीमा के भीतर होना चाहिए। पहले का भी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण का सबसे सस्ता स्रोत है? ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण का सबसे सस्ता स्रोत इनमें से कौन सा है? तो वो सहकारी समिति है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? साथियों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 61 करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग, राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? ध्यान रखिएगा, आप सभी के पेपर में 2 सवाल मानवाधिकार का आएगा, 2 सवाल जीएसटी के पूछे जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। आपको सभी कंट्री का कैपिटल मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने 28 राज्यों की राजधानी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। वर्तमान में कौन क्या, उसे आज ही से अपनी तैयारी में उसे ऐड करिए भाई, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको बिल्कुल सही करना ही करना है। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो पूरे 33। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को,
दिल्ली में प्रसिद्ध लौ स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? दिल्ली में प्रसिद्ध लौ स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो गुप्त वंश के शासक ने करवाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण ऋण पर यह किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी? बताएंगे आप सभी लोग। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण ऋण पर यह किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी? तो नरसिंहम समिति की सिफारिशों पर की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को, गरीबी हटाओ के आह्वान को निम्नलिखित में से किस योजना में शामिल किया गया था? यानी कि गरीबी हटाओ के आह्वान को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1974 से लेकर 1979 तक चला था। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, एक लोकप्रिय स्मारक और मस्जिद चार मीनार कहाँ पर स्थित है? एक लोकप्रिय स्मारक और मस्जिद चार मीनार ये कहाँ पर स्थित है? आप सभी को मालूम होगा, हैदराबाद में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, नवरे चंद्र 9 वर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? नवरेह चंद्र 9 वर्ष है जो कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये जम्मू और कश्मीर में मनाए जाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, और साथियों आगे बढ़ने से पहले हमने आपको टारगेट दिया था कि 16 मई से पहले ये पूरे 1500 नए क्वेश्चनों का टेस्ट आप सभी को सॉल्व करना है। आज आपका साथी 2 दिन आगे बढ़ चुका है, हमारे पास केवल 20 से 21 दिन का समय बाकी है। तो साथियों सबसे पहले 10 टेस्ट सीरीज का पीडीएफ आप अपने पास मंगाइए। जैसे आपका पेपर होगा 150 प्रश्नों का ना, तो उसी तरह हर एक टेस्ट को जो आप ओपन करेंगे तो 150 सॉल्व मिलेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आप सभी को जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर पूरा क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा नोट्स भी प्रोवाइड होगा आपके लिए। ठीक है, तो साथियों पीडीएफ के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बस इसको तैयारी करिए अच्छे से, हर एक क्वेश्चन को तैयारी करिए, आप अपने एग्जाम को आसानी से पास करने वाले हैं। और इसके लिए मात्र साथियों आपको 50 रुपीज़ पे भी करना पड़ेगा। मात्र 50 रुपीज़ में आप ये सारे क्वेश्चन अपने पास मंगाइए। तो जिनको भी चाहिए भाई इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ये 10 टेस्ट सीरीज प्लस ये संपूर्ण जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर के क्वेश्चन मंगा सकते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर बल दिया गया? तो साथियों भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर बल दिया गया था? तो ध्यान रखेंगे आप लोग 9वीं पंचवर्षीय योजना में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि आप सभी से ये सवाल पूछ देगा कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड बताइए, तो ध्यान रखिएगा 1997 स्टार्ट हुआ था, 2002 में समाप्त हो गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या था? वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या था? बताएंगे आप सभी लोग। तो भारत का स्थान 102 नंबर पे था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये गढ़ा गया था वॉल्टेयर के द्वारा। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, माउंट सिनुओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, माउंट सिनुओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूपों के लिए प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है? बताएंगे आप सभी लोग, कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूपों के लिए प्रदान किया जाने वाला एक पुरस्कार इनमें से है? तो वो कालिदास सम्मान है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को, जो माललोक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? जो माललोक ये किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये सिक्किम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है जो माललोक। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार 7 बहन राज्यों में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताइए भाई, आपसे बताएंगे। जब केरल राज्य नहीं देता है ना तो यही स्टेट देता है, वो कौन सा स्टेट है बताइए? 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार 7 बहन राज्यों में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक पर है? तो ध्यान रखेंगे, केरल के बाद मिजोरम है,
तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को यानी कौन सी नदी का स्रोत अरावली श्रेणी में अजमेर के पास है? कौन सी नदी का स्रोत अरावली श्रेणी में अजमेर के पास है? तो ध्यान रखिएगा, लूड़ी नदी है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था? बताइए, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, जो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 आया था। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे, क्योंकि क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। दिन की 3 क्लास लग रही है। ओके, एक क्लास में देखिए पूरे क्वेश्चन हो नहीं सकते भाई, 3 क्लास लगेगी। अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है वो सारे क्वेश्चन आपके लिए कराने वाले। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए कि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन तुरंत आप सभी के पास पहुंचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कवक में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? कवक में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, काइटिन से बनी होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की मेजबानी करता है? कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की मेजबानी करता है? तो वो हरियाणा राज्य है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो वो गोदावरी नदी है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? साथियों, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो NSSO संगठन करता है भाई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। भारत में APEDA निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारत में जो APEDA है वो किससे संबंधित है? तो वो कृषि विभाग से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। किस वंश ने पहली बार प्राचीन भारत में सिक्के पर राजा की छवि अंकित की थी? तो किस वंश ने पहली बार प्राचीन भारत में सिक्के पर राजा की छवि अंकित की थी? तो कुषाण वंश ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित में से क्या अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो साथियों, क्या अखंड वास्तुकला का एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, महाबलीपुरम का धर्मराज रथ है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए और इसे तैयार करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या कितने वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या कितने वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है? या तो भाई देखिए 6 वर्ष की अवधि के लिए बना रहता है, या तो ध्यान रखिएगा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर वो रहता है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। स्वाधीन का उपसर्ग बताइए भाई। 74 नंबर के हिंदी के सवाल आ रहे हैं, हिंदी में 74 के 74 का टारगेट रखना आपको, एक भी सवाल गलती नहीं होना चाहिए, रियल पेपर की बात कर रहे हैं। तो दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। स्वाधीन में उपसर्ग, उपसर्ग जानते ना, किसी भी शब्द के उसके आरंभ में लगकर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। स्वाधीन यानी स्व लगा है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। इनमें से मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मोर का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कलापी। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन बन रहे हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो साथियों किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? जैसे ख्याति प्राप्त, इसमें तत्पुरुष समास है। जग सुहाता, इसमें भी तत्पुरुष समास है। देश निष्कासन, इसमें भी है, लेकिन जो प्रतिनियुक्ति है इसमें कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तत्पुरुष समास नहीं है, ठीक है, प्रतिनियुक्ति में। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। कौन सी रचना
हरिऔध की नहीं है। तो साथियों इनमें से कौन सी रचना हरिऔध की नहीं है? पहले ये देखिए कौन सी रचना हरिऔध की है इसमें। जैसे चोखे चौपदे हैं, रस कलश है, प्रिय प्रवास है। यशोधरा तो आप सभी को मालूम होगा मैथिली शरण गुप्त जी की है ना। किनकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है यशोधरा। तो इसलिए डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ये हरिऔध की नहीं है भाई रचना। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्न में से किस वाक्य में यानी किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो साथियों किस वाक्य में संप्रदान कारक है बताइए। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। संप्रदान कारक की बात कर रहा है। संप्रदान यानी विभक्ति आपको चेक करना है। राम घर पर सो रहा है, पर है इसमें। राजा ने निर्धनों को, नेन को, यानी सी ऑप्शन इसमें देखिए संप्रदान कारक है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। आमदनी में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय मतलब कि किसी भी शब्द के आखिरी में लगकर उनके अर्थ में बदलाव ला देते, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। यानी आमदनी यानी कौन सा भाई है? ई है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। जीजी बीसा का अर्थ क्या है? जीजी बीसा का अर्थ क्या है हिंदी में? तो जीने की इच्छा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। गुरु के समीप रहने वाला छात्र, बताइए गुरु के समीप रहने वाला छात्र, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अंतेवासी बोलेंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथियों आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे और क्लास को भाई जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही तो हमें मोटिवेट करता है इतना कि हम आपके लिए डेली क्लास प्रोवाइड कर पाते हैं। तो भाई लाइक सबको करनी है, ठीक है। क्लास को दिए गए विराम चिन्हों में से उद्धरण चिन्ह को ज्ञात कीजिए। बताइए भाई उद्धरण चिन्ह इनमें से कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले हैं जो ऐसे रहते हैं भाई। इसे कौन सा चिन्ह कहते हैं? उद्धरण चिन्ह, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। अध्यापक पढ़ाते हैं, वाक्य का संदिग्ध वर्तमान काल में परिवर्तित रूप क्या होगा? अध्यापक पढ़ाते हैं, वाक्य का संदिग्ध वर्तमान काल में परिवर्तित क्या होगा? बताइए। संदिग्ध यानी एक प्रकार का हमें संदिग्ध लगना चाहिए कि होंगे भाई वो, यानी कि अध्यापक पढ़ाते होंगे। तो देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 38 को। सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। विकल्पों में से उचित अवधिवाचक क्रिया विशेषण चयन कीजिए। उचित अवधिवाचक क्रिया विशेषण चयन करना है, तो ध्यान रखिएगा नित्य, लगातार, ठीक है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो गण कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्न में से भाववाचक वाक्य का चयन कीजिए। बताइए भाववाचक वाक्य का चयन करना है भाई, ध्यान से सोच समझकर। जैसे देखिए वह रोती है, तो ये तो भाई कर्तृवाच्य है। ये कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य है। स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा पकाई गई थी, क्या ये हो सकता है क्या भाई? स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा पकाई गई थी, तो कर्म कर रही यानी कर्मवाच्य हो जाएगा ये। वह कौन है? वह कौन है मेरे दोस्तों? ये भी क्या है आपका? एक कर्तृवाच्य है, ठीक है। उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, तो ये क्या है? भाव है, इसमें भाव पैदा हो रहा है। उन लोगों से आज खेला ही नहीं जाता है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। ओके दोस्त मेरे, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। किस शब्द में स्व उपसर्ग नहीं है? साथियों किस शब्द में स्व उपसर्ग नहीं है? जैसे स्वावलंबी, इसमें है क्या? नहीं। स्वागत, देखिए स्वागत सुधन आगत होता है ना भाई, तो इसमें नहीं है। स्वागत का संधि विच्छेद आप क्या करेंगे? सुधन आगत होता है, स्वागत, तो इसमें देखिए स्व नहीं है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। लहंदा भाषा का विकल्प अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? लहंदा भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो पैसाची से हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्न में से क्रिया से निर्मित विशेषण कौन सा है? बताइए निम्न में से क्रिया से निर्मित विशेषण कौन सा है? तो हसौड़ है भाई।
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? द्वारिका कैसे लिखते हैं आप लोग बताइए? द्वारका होता है या द्वारिका होता है? क्या होता है? तो सर जी द्वारका होता है। ठीक है, ऐसे आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, ओज गुड़ से परिपूर्ण रस का नाम क्या है? ओज गुड़ से परिपूर्ण रस का नाम क्या है भाई? तो बी रस है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए। यानी कि एक इसमें पुल्लिंग शब्द होगा भाई और 3 आपका स्त्रीलिंग होंगे, यही होना चाहिए। तो जल्दी एक पुल्लिंग शब्द है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, दिए गए शब्द का बहुवचन ज्ञात कीजिए। ऋतु, ऋतु का बहुवचन क्या बनेगा? तो सर जी ऋतु का तो ऋतुएं हो जाएगा। मात्रा भी आप ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन देखिएगा, बी ऑप्शन भी ऋतु लगा लेकिन मात्रा देखिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, शिवार्पण शब्द में कौन सा समास है? शिवार्पण शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संयोग में हमेशा याद रखें जब इस तरह का शब्द आ जाए भाई, ठीक है, तो आप सभी को सम पे जाना है। यानी जो सम लिखा है ना, ये आधा म होता है ऐसे। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52 को, अकर्मक क्रिया छाटिए। इसमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो भागना एक अकर्मक क्रिया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53 को, सही समानार्थक युग्म का चयन कीजिए। सही समानार्थक युग्म का चयन करना है, तो कौन सा है? तो नीर सलील, सही है ना ये युग्म? सी ऑप्शन राइट आंसर हो रहे हैं। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को, तुलसीकृत शब्द में समास बताइए। तुलसीकृत शब्द में समास, तो इसमें तत्पुरुष समास है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 को, दिए गए शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात कीजिए। कृति कृति, बताइए कृति कृति का क्या अर्थ होगा भाई? तो सर जी इसमें तो देखिए कृति यानी रचना, कृति यानी पुण्यात्मा, तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, लास्ट में स्कोर आप सभी से पूछेंगे, सबको स्कोर करना है भाई। संप्रदान कारक का बहुवचन रूप किस विकल्प में मौजूद है? बताइए साथियों, संप्रदान कारक का बहुवचन रूप किस विकल्प में प्रेजेंट है? तो हमारे लिए में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57 को, बैर विपरीत भाव किस शब्द के निकार्थी हैं? साथियों बैर विपरीत भाव किस शब्द के निकार्थी हैं? तो ये विरोध के निकार्थी हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58 को, किस वाक्य में असमर्थता और निषेधार्थ का बोध होता है? तो साथियों किस वाक्य में असमर्थता और निषेधार्थ का बोध होता है? बताइए, तो ध्यान रखिएगा भाववाच्य में होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को, प्रतीक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रतीक्षा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग तो प्रति है, सीधे सीधे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60 को, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में प्रेरार्थक क्रिया है? साथियों किस वाक्य में प्रेरार्थक क्रिया है? बताइएगा आप लोग। तो किसान अपने नौकर से हल चलवाता है, इसमें प्रेरार्थक क्रिया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 61 को, संधि के कितने भेद हैं? बताइए संधि कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? संधि के टोटल 3 भेद होते हैं, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62 को, दयानंद शब्द में संधि कौन सी है? दयानंद, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 63 को, दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात करना है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है, तो इसमें सर्वनाम शब्द यानी वही जो है।
सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 64 नंबर को। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? साथियों, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए तो उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65 को। तुम्हारे घर पर 4 आदमी है, वाक्य में कारक कौन सा है? तुम्हारे घर पर 4 आदमी है तो इस वाक्य में कारक कौन सा है? तो इसमें अधिकरण कारक है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66 को। तो साथियों अब देखिए रीजनिंग का सवाल आ गया। साथियों रीजनिंग का जितने भी सवाल करा देंगे भाई, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि आपके पेपर में आए, कॉन्सेप्ट सीखिएगा, लेकिन जितना भी सवाल आपके स्क्रीन पर आएगा सबसे पहले आप सभी खुद से हल करना है। कॉपी पेन सबसे पहले आप लेकर बैठिए, हल करिए, क्वेश्चन को रोकिए, अपने से हल करिए, नहीं आता तब जाके हल देखिए। एक कूट भाषा में डस्ट को 64 और फार्म को 38 लिखा जाता है, तो उस भाषा में गोल्फ किस प्रकार लिखा जाएगा? बताइए। जैसे डस्ट है DUST डस्ट, इसका कोड 64 किया है। जब इस तरह का सवाल आएगा तो आप क्या काम करेंगे? हर एक अक्षर का पहले कोड करिए। D होता 4, U होता 21। सबसे पहले आप सभी अक्षर का कोड याद कर लीजिए भाई, ठीक है। अब इसको जोड़िए, देखिए 21 और 19 कितना? 40, 40 20 60 और ये 64, यानी कि जितना अक्षर था ये इनका केवल कोड किया है, कोड किया और उसका टोटल क्या कर दिया भाई? ऐड कर दिया, यानी योग कर दिया है, तब जाकर हमारा आंसर आ गया भाई। अब उसी प्रकार फार्म को चेक करिए, क्या सेम प्रोसेस है? FARM, तो F होता 6, E होता 1, R होता 18, M होता 13, 6 1 7, 7 18 25, 25 और 13 कितना होता है दोस्त मेरे? 38 होता है। देखिए यहाँ पे 38 कोड किया है, तो पूछा किसका? गोल्फ का पूछा है, तो गोल्फ में यही हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। G होता 7, O होता 15, L होता 12, F होता 6, तो 7 15 22, 22 12 34 6 40, यानी गोल्फ का कोड कितना होगा? 40 होगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? यदि आपको किसी भी सवाल में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स खुला है भाई आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? अब ये सवाल का राइट आंसर आप हल करेंगे, हम नहीं हल करेंगे भाई, आप लोग हल करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए 7 बॉक्स हैं DEFGST और U, एक के एक ऊपर रखे गए हैं, यानी चलिए भाई जैसे 7 बॉक्स है तो हम ऐसे बना सकते हैं बॉक्स को, या तो हम साथ ही ऐसे बना सकते हैं, ऐसे हम बनाएंगे हमारे लिए अच्छा रहेगा। देखिए ये बढ़ता क्रम है, ऐसे नीचे से ऊपर यार बढ़ रहा है क्रम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें साथ ही 7 बॉक्स रखे गए हैं, इस पंक्ति में मान के चलते हैं, ऐसे पंक्ति आपका रखा है, ठीक है। अब हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे ना, एक एक लाइन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे ध्यान से। जैसे देखिए पहले सवाल को एक बार हम पूरा पढ़ लेते हैं। E और D के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं दोस्त मेरे, हम इसमें 7 पंक्ति बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए ये नीचे से ऊपर बढ़ रहे हैं भाई, यानी ऊपर जो रहेगा सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है, उससे छोटा इससे घटते क्रम, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आप सभी को। हम जब लिखते ऐसे बनाते तो भाई ऊपर बड़ा रहता है, तो हम इसी को क्या कर दिए? ऐसे कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सवाल क्या बोला है कि E और D के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए, इसमें 7 बॉक्स हैं। सवाल पहले लाइन में बोल दिया कि E और D के बीच में केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं। अभी इसको छोड़ते हैं भाई, अभी रहने देते हैं, दूसरा का लाइन पढ़ते हैं। ऐसी जगह से हम शुरुआत करेंगे जहाँ से बिल्कुल यूनिक लाइन हमें मिले। केवल देखिए F जो है वो E के ऊपर रखा गया। अब देखिए साथियों यहीं से हम सवाल को शुरू कर देंगे, क्योंकि सवाल बोल दिया है कि केवल F जो है ना वो E के ऊपर रखा गया है, यानी दोस्त मेरे हम E को यहाँ रखते हैं तो इसके ऊपर F को यहाँ रख देंगे भाई। सवाल बोला है केवल F जो है ना वो E के ऊपर रखा गया और किसी के ऊपर नहीं रखा गया है, तो पहला लाइन क्लियर हो गया। अब देखिए साथियों जो पहला लाइन हमने छोड़ा था उसको हल कर लेते हैं। E और D के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं, तो E तो ऑलरेडी यहाँ बैठ चुका है। अब D को हम ऐसी जगह बैठाएंगे जो कि इसके बीच 4 लोग, यानी D को यहाँ बैठा देंगे। तब देखिए 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग आ जाएंगे D और E के बीच में। ओके मेरे दोस्त, तो थोड़ा सा दिमाग आप सभी को लगाना है पेपर में। 2 लाइन तक हमारा सवाल क्लियर हो चुका। अब तीसरा का लाइन में पढ़ते हैं। T और U के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। T और U के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं।
जी जो ये यस के ठीक ऊपर रखा गया है, यू जो है ना वो जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, यानी कि टी और यू के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, और सवाल बोला है कि यू जो है जी के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, यानी टी और यू के बीच केवल 2 बॉक्स रखा गया है। तो साथियों यू और टी के बीच केवल 2 बॉक्स रखा गया, तो यहाँ हम रख देते हैं भाई, देखिए यू और टी के बीच केवल 2 बॉक्स रखा गया है। अब साथी सवाल बोला है कि जी जो है वो यस के ठीक ऊपर रखा गया है, तो साथी ऐसा काम करते हैं कि यस के ठीक ऊपर जी को यहाँ रख देते हैं। अब देखिए अगला लाइन भी पूरा हो गया कि यू जो जी के ठीक ऊपर नहीं, यानी यू के ठीक ऊपर यस है, जी यहाँ पे आ गया, यानी हमारा सवाल कंप्लीट हो गया भाई। अब सवाल क्या पूछा, सबसे ऊपर से चौथा बॉक्स कौन सा है? सबसे ऊपर देखिए यफ है, दूसरे के पे ई है, तीसरे के पे टी है, चौथे पे जी है, तो चौथा वाला पूछा है, तो सबसे ऊपर से चौथा बॉक्स कौन सा? जी है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आया ये सवाल कैसे हमने सॉल्व किया? बहुत आसान सवाल होते हैं ये। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को। एक विशेष कूट भाषा में लिंक को 84-26 के रूप में कूटबद्ध किया था और नाइक को 24-38 के रूप में कूटबद्ध किया था। दी गई कूट भाषा में ई के लिए कूट क्या है बताइए? तो साथियों जैसे देखिए LINK लिंक है, लिंक में 4 अक्षर हैं, तो इसके अलग 4 कोड क्या है? 84-26। और नाइक है, नाइक में 4 अक्षर हैं, तो इसमें भी अलग 4 कोड क्या है? 24-38 के रूप में पूछा क्या? ई का कोड पूछा है। जब भी साथियों सिंगल पूछता तो कॉमन चेक करते हैं हम लोग, है ना? तो देखिए लिंक में तो ई है नहीं, नाइक में केवल ई है, यानी हमारा आंसर केवल इसी मिलेगा ना। क्यों? जो पूछा ई, तो भाई पहले तो मेथड यही है कि पहले कॉमन चेक करते हैं, लेकिन इसमें देखिए ई वाला कॉमन नहीं मिला, क्योंकि लिंक में देखिए ई है नहीं, केवल नाइक में है, यानी कि हमारा कोड भाई इसी नाइक मिलेगा 24-38 में। ये 84-26 में आंसर हमारा नहीं होगा। यानी देखिए साथियों हल करने का तरीका जल्दी से, जैसे देखिए लिंक में तो हमारा ई है नहीं, तो हमारा आंसर होगा नहीं, तो इसमें यानी कोड हमारा एक भी नहीं होगा। 8 4 2 6 में, तो 8 देखिए इसमें 8 ऑप्शन में काट दीजिए, 4 देखिए इसमें 4 काट दीजिए, 2 देखिए इसमें काट दिए, बच रहा कौन सा? डी ऑप्शन। तो ई का कोड क्या होगा? 3 हो जाएगा। बस यही देखना है आप सभी को। हमने तो आपको बेसिक से समझाया, लेकिन प्रश्न में जब आपके पेपर में प्रश्न है तो आपको देखना है, जब ई पूछा देखना है कॉमन मिल जाए तो ठीक ठीक, नहीं मिलता तो जिसमें रहेगा उसी में आंसर होगा, जिसमें नहीं रहेगा उसी में आंसर नहीं होगा। देखिए लिंक में आंसर नहीं था तो हमने 8 4 2 को काट दिया, क्योंकि इसमें है भाई, ठीक है। अब देखिए 2 4 8 इसमें भी कॉमन थे, 3 इसमें बचा, 6 इसमें, तो ई में जो आंसर आएगा वही होगा ना। तो देखिए ई 3 में है, नाइक वाले में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 69 को। दी गए श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 175 160 140 115 85 प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबरों का श्रृंखला है, घट रहे हैं, यानी इसमें कुछ ना कुछ माइनस किया होगा, है ना? ठीक, हल करेंगे आप सभी लोग। इस सॉल्व का राइट आंसर क्या बनेगा? 175 से 160, तो दोस्त मेरे इसमें -15 हुआ है। 160 से 140 -20 हुआ है। 140 से 115 इसमें -25 हुआ है। 115 से 85 यानी -30 इसमें हुआ है। देखिए 15 20 25 30, यानी दोस्त मेरे हमें 85 -35 करना होगा भाई, क्योंकि 5 का गैपिंग चल रहा है। तो 85 में 35 को माइनस करेंगे कितना आएगा? 0। 8 में से 3 घटा 5 यानी 50 आएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे 50। कितने लोग का सी ऑप्शन ठीक है? तो उम्मीद करूँगा सभी को समझ में आ चुका होगा। क्लियर? इसी बात पे भाई क्लास को लाइक आप जरूर करेंगे। ओके, अब इस सवाल का उत्तर आप फिर से हल करिए। तो भाई 7 व्यक्ति हैं, एफ पी क्यू टी जे एस और एल, एक गोलाकार मेज के ओर चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी एक गोलाकार मेज जैसे है। इसमें 7 लोग बैठे हैं, 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग 6 लोग 7 लोग। ठीक है, तो साथियों जिस तरह से बॉक्स वाला हमने सवाल को हल किया था ना, अब ये वाला भी हम उसी तरह सवाल को हल करेंगे। इसमें लेकिन दायां बायां का खेल मालूम होना चाहिए। दायां मतलब राइट साइड होता है, बायां मतलब लेफ्ट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल, यक्स यहाँ बैठा है तो इसका राइट साइड यानी इधर होगा दाहिना साइड, और इसका बायां साइड इधर होगा, क्योंकि ये वृत्त यानी एक गोलाकार मेज के केंद्र की ओर देख रहे हैं, केंद्र बीच में है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझा। अब देखिए सॉल्व खोल करेंगे। पहला लाइन को पढ़िए, टी जो है वो पी के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है। तो साथी जो टी है ना वो पी के दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो ऐसा काम करिए, पी को यहाँ बैठा लीजिए, इसके दाएं से दूसरे स्थान पे टी को यहाँ बैठा लीजिए। राइट साइड में बैठा है पी के, दूसरे स्थान पे टी। तो पहला लाइन हमारा क्लियर हो गया। फिर देखिए, लेकिन यफ जो है ना वो पी के बगल में नहीं बैठा है, यानी साथियों ना
पी के बगल में यफ यहाँ ना बैठेगा ना तो यहाँ बैठेगा, क्योंकि सवाल बोल दिया है पी के बगल में यफ नहीं आना चाहिए। ठीक है, दूसरा का लाइन हमने पढ़ लिया भाई। तीसरा का लाइन पढ़िए, यल जो है वो यस के ठीक दाएं बैठा है। सातों सवाल क्या बोला है कि यल जो है ना यस के ठीक दाएं बैठा है, और अंतिम लाइन देखिए क्यों जो है वो पी और यल के बीच में बैठा है। तो सातों क्यों जो है ना वो पी और यल के बीच में बैठा है, तो ऐसा काम करिए, पी तो ऑलरेडी हमने यहाँ बैठा दिया है, पी और यल के बीच में क्यों बैठा है, तो यल को यहाँ बैठाइए और इसके बीच में क्यू को यहाँ बैठा दीजिए, सवाल तभी तो पूरा होगा। अब एक और लाइन है भाई, देखिए ये वाला कि यल जो है ना यस के ठीक दाएं बैठा है, तो यस को यहाँ बैठाइए ना, यस के देखिए राइट साइड में यल तो आ गया भाई, अपने आप को यस को रखिए, आपका राइट साइड किधर होगा, इधर ही होगा, जब आप केंद्र के यानी गोलाकार के केंद्र की तरफ देख रहे हूँ। ठीक है, फिर उसको देखिए अभी दो लोग नहीं बैठे हैं भाई, यानी कि सवाल बोला था कि यफ जो है पी के बगल में नहीं आना चाहिए, यानी यफ को यहाँ बैठा देते हैं, तो क्योंकि भाई पी के बगल में नहीं आना चाहिए यफ। अब अंतिम यहाँ पे कौन नहीं बैठे, जे नहीं बैठा है भाई, जे को यहाँ बैठा दीजिए, 7 व्यक्ति बैठ गए। सवाल क्या पूछा है कि टी के ठीक बाएं कौन बैठा है, साथों टी के ठीक बाएं कौन बैठा है, टी ऑलरेडी यहाँ बैठा है, इसके लेफ्ट में कौन बैठा है, राइट में तो यफ बैठा है, लेफ्ट में जे बैठा है, यानी बाएं में जे बैठा है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, सभी को समझ में आया इस सवाल का आंसर कैसे निकल के आया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या बनेगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर क्या आना चाहिए, जी बी भी, एल जी ए, क्यू एल एफ, भी क्यू के। तो साथियों ऐसा काम करिए कि ऑप्शन भी चेक करिए आप लोग, ऑप्शन में पहला अक्षर देखिए ए से शुरुआत हुआ है, दूसरा भी ए से शुरुआत हुआ है, तीसरा भी ए से शुरुआत हुआ, चौथा भी ए से शुरुआत हुआ है। यदि साथियों हम हर एक अक्षर का कोड निकालेंगे पहले में, तो हमारा आंसर तो ए ही आएगा ना, क्योंकि ऑप्शन ए से शुरुआत किया तो जाहिर सी बात है कि ए से आएगा। यानी कि हमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है कि हम भाई देखिए, अब हम या तो दूसरा का अक्षर चेक करेंगे, या तो भी आ गया तो पी आ गया, क्योंकि यही दोनों कॉमन है भाई। देखिए पी भी, ठीक है, तो अब हम ऐसा काम करते हैं, दूसरे अक्षर का कोड निकालेंगे डायरेक्ट, बी जी एल क्यू का, जैसे बी फिर जी फिर एल फिर क्यू, जैसे बी होता है 2, जी होता है 7, एल होता है 12, क्यू होता है 17, 2 से 7 प्लस 5, 7 से 12 प्लस 5, 12 17 प्लस 5, तो इसी प्रकार 17 में 5 जोड़ देंगे 22, 22 पर कौन होता है, भी आता है। देखिए मिल गया, या तो ऑप्शन पहला होगा या तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि भी हमारा बीच में है, हमारा जो मिला है। अब तीसरे के अक्षर का कोड निकालेंगे, या तो आई आ जाएगा या तो पी आ जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि +5 का इसमें कोड लगा है। तो हमारा कौन कौन सा अक्षर मिल गया, ए मिल गया, भी मिल गया। अब देखिए लास्ट अक्षर का कोड भी ए एफ क्यू, भी ए एफ के, भी होता 22, ए होता 1, एफ होता 6, के होता 11। देखिए साथियों अब यहाँ पे भी 22 है, ए यहाँ पे 1 है, तो इसका रिलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमने आपको बताया कि इसको 27 मान लीजिए। तो साथियों ए को जब 27 माना तो 22 में 5 जोड़ेंगे 27, अब ए को यहाँ पे मानिए +5 करेंगे 6 हो जाएगा, या 27 5 32 करेंगे तब पर भी आपका एफ ही आएगा। 6 5 11 की आ गया, यानी इसमें आपका हो जाएगा। यानी दोस्त मेरे 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16 पे कौन आता, पी आता है, तो ए भी पी हो जाएगा। ए भी पी कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसमें रिलेशन +5 के लगा था। सभी को समझ में आया? ओके भाई, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा। अब इस सवाल का हल बताइए आप सभी दोस्त। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। 60 × 10 + 12 / 4 - 16 = 74। यानी साथियों ना ये सवाल को आपको हल करना है, 74 = 74 तो करना है, लेकिन भाई ऑप्शन का मदद लेकर। यानी पहला ऑप्शन जब आप उठाएंगे माइनस और प्लस, तो इस समीकरण में आप रखेंगे माइनस की जगह प्लस रखेंगे, प्लस की जगह माइनस, उसे हल करेंगे और देखें क्या आपका 74 आंसर आ रहा है कि नहीं। यानी LHS = RHS करना है। चलिए पहला ऑप्शन को उठा रहे, माइनस और प्लस को बदलेंगे इस समीकरण में, ठीक है। 60 × 10, 10 के बाद देखिए प्लस है तो माइनस कर देंगे 12, 12 के बाद /4 है, फिर देखिए माइनस तो प्लस 16, इसको हल करके हमें 74 चाहिए। तो साथियों 60 × 10 माइनस 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार में, +16 हो जाएगा, इसे हल करके हमें 74 चाहिए। अब देखिए 60 × 10 कितना, 600, 600 आ जा रहा है, लेकिन हमें तो भाई 74 ही तो लाना है केवल। यानी ये ऑप्शन नहीं होगा भाई, पहला ऑप्शन नहीं मैच किया,
ऑप्शन बी। अब देखिए भाग और गुणा को बदलते हैं। 60 गुणा है तो यहाँ पे भाग रख देंगे। 10 10 के बाद प्लस है तो प्लस को एच डी रहेंगे। भाई जो ऑप्शन उठाइएगा केवल उसी ऑप्शन को बदलना है, नहीं कि आप सारे को बदल दीजिए, ठीक है। फिर उसका देखिए 12 के बाद भाग है तो गुणा में बदलना पड़ेगा। 4 माइनस 16, इसको हल करके हमें 74 चाहिए। तो 10 का भाग 60 में देंगे 6 बार में प्लस 12 चौं 48 माइनस 16 बराबर 74। तो 16 48 54, 54 में से 16 घटा देंगे तो भाई 38 आएगा, लेकिन हमें तो 74 चाहिए। यानी बी ऑप्शन भी मैच नहीं किया गुरु। ऑप्शन ए ऑप्शन बी हमारा नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिए, अब प्लस और गुणा को बदलना होगा हमें। 60 गुणा है तो गुणा कीजिएगा प्लस 10, 10 के बाद प्लस है तो गुणा क्यों 12 भागे 4 माइनस 16, ठीक है। ये समीकरण बनके तैयार हो चुका। इसमें बॉर्डर मस्किंग लगाइए। 60 प्लस 10 गुणा 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार में माइनस 16, ठीक है। अब उसका देखिए 60 प्लस 10 30 माइनस 16 बराबर 74। 60 30 90, 90 में से 16 घटा देंगे तो साथ ही 74 ही तो आएगा। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन जाके परफेक्ट आंसर मिला भाई। यहाँ से LHS बराबर RHS हुआ ऑप्शन सी से। क्लियर, सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या बनेगा? दिएगा विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। 76 89 48 का संबंध क्या होगा बताइए। ये भी बहुत ही ना ज़बरदस्त अपने आप में सवाल है, ये बहुत ही शानदार सवाल है। जैसे पहला रिलेशन चेक करिए, 76 का रिलेशन 89 कैसे कैसे आया होगा? 76 का रिलेशन 89 से बताइए। सभी दोस्त हल करेंगे सॉल्व का राइट आंसर। साथ ही इसमें लॉजिक जानते क्या लगा है, जैसे 76 किया है प्लस, अब इसी नंबर को एक बार ब्रेक कर दिया है, 7 प्लस 6 किया है। अब देखिए 76 प्लस 7 अच्छा 13, जोड़ें कितना आ गया 89, देखिए यही आ गया है ना। तो उसी प्रकार देखिए 48 है, इसका रिलेशन बना है तो 48 प्लस करिए, फिर इनको ब्रेक कर दी इसी नंबर को। तो 48 प्लस 4 8 12, 48 12 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की गई 60 आंसर आ जाएगा आपका। देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई यूपी पुलिस एग्जाम में कहीं से कैसे भी लेवल के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 74 को दिएगा विकल्पों में से विषम सदी का चयन कीजिए। तो साथियों जब इस तरह का सवाल आए ना, सबसे पहले तो विषम वाला देख लेना है, अभाज्य वाला संख्या देख लेना है, उसका दूसरा इन तीनों नंबर को ब्रेक करने वाला मेथड अप्लाई करना है। चलिए ब्रेक करके अप्लाई करिए, ब्रेक करिए, इसको जोड़िए पहले। देखिए पहला ऑप्शन 1 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो 4 3 7 8 1 8। बी ऑप्शन देखिए 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए 1 प्लस 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए 2 प्लस 2 प्लस 6 कितना होगा 10 हो जाएगा। अब बताइए, आप बता दिए विषम कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है। ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। जो भाई सवाल का राइट आंसर नहीं बताएगा कमेंट बॉक्स करके भाई ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। और साथ ही एक मैथ में आपको हम होमवर्क का सवाल देंगे भाई, टाइम एंड वर्क का, वो सवाल आपको हल करना ही करना है। तो 1 2 6 15 नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ ऐड हुआ है। 1 से 2 प्लस 1, 2 से 6 प्लस 4, 6 से 15 प्लस 9। तो ये तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, तो 15 में यदि हम 16 जोड़ेंगे कितना होगा 31 हो जाएगा। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या बनेगा? यदि ए का अर्थ भाग है, सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ प्लस है और एफ का अर्थ माइनस है, तो निम्न का मान क्या होगा? ये समीकरण आपका दिया भाई, हल करना है। ए बी सी डी एफ की जगह हर एक अक्षर का अर्थ दिया है प्रश्न में। पहले समीकरण को बना ले हम लोग। 100 ए है तो ए का अर्थ भाग दिया है प्रश्न में, तो ए की जगह भाग रखेंगे। 20 को देखिए सी है, सी का अर्थ गुणा है तो सी की जगह गुणा। 80 बार डी का अर्थ प्लस है तो डी की जगह प्लस। 90 एफ का अर्थ माइनस है तो माइनस है 10। समीकरण तैयार हो चुका है, इसमें बॉर्डर में इसमें लगा दीजिए। 20 का भाग 100 में देंगे तो 20 पंजे 100 गुणा 80 प्लस 90 माइनस 10, 5 छोटे 40 400, 400 प्लस 90 माइनस 10, 490 में से 10 माइनस करिए 480। तो कितने लोग का 480 डी ऑप्शन आया भाई? ये तो बहुत आसान सवाल हो गया हमारे लिए। क्लियर। चलिए
नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या बनेगा? 5 वर्ष के अंत में 15,000 रुपये की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 9,750 है। यदि ब्याज की दर 3% कम हो जाए तो ब्याज कितना होगा बताइए। आप सभी को नया ब्याज निकालना पड़ेगा पहले इस सवाल के राइट आंसर देने के लिए। यदि साथियों मान लेते हैं कि 3% जो दर यानी रेट है वो कम होने पर वो 5 ईयर में ब्याज में कमी क्या होगा? फॉर्मूला क्या लगा देंगे आप लोग? 15,000 सही फॉर्मूला PRT अपान में 100, 15,000 गुणे आपका दर कितना 3, समय कितना है 5 बटे में 100, PRT अपान में 100 ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो कितना, इसको हल करिए पहले। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 150 गुणे 3 कितना होगा? 15 × 45, 450 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 0 का 0, 50 25 का 5, 5 का 20 2 22 यानी 2250 रुपये आएगा। अब नया ब्याज हमें कैसे निकालना होगा? तो साथियों नया ब्याज निकालने के लिए जो 5 वर्ष के अंत में 15,000 की राशि है इस पर प्राप्त साधारण ब्याज इतना है तो क्या करेंगे भाई? इसमें से माइनस कर देंगे ना। 9,750 में से 2250 को माइनस करिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। हल करिए, देखिए ऑप्शन देगा आपका 2250 आया है ना, तो कितना आएगा भाई? 0 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 फिर 0 हो जाएगा, 7 में से 2 घटा 5 हो जाएगा, 9 में यानी 7500 हो जाएगा टोटल। यानी साथियों ब्याज कितना होगा? 7500 रुपये होगा। डी ऑप्शन इस साल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हमने साथी 9,750 में से 2250 को माइनस किया है। ठीक है, आप सभी को समझ में आया? चलिए दोस्त मेरे नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 78 को। यदि ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है तो उनके द्वारा एकांतर दिन पर कार्य करना शुरू करते हुए कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की न्यूनतम पूर्ण संख्या कितनी होगी? आप बताइए साथियों। ए एक काम को 16 दिन में कराए, बी उसी काम को 24 दिन में कराए। टोटल काम 16-24 का एलसीएम कितनी बार आपने निकाला होगा? 48 होता है। कुल क्षमता 48 है। एक दिन का काम ए का 3 है, बी का एक दिन का काम 2 है। अब ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, बता दीजिए कि ये तो उनके द्वारा एकांतर दिन पर कार्य शुरू करते हुए कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की न्यूनतम पूर्ण संख्या बतानी है। बताइए दोस्त मेरे, यही सवाल तो आपके लिए होमवर्क था। इस सवाल का राइट आंसर आप निकाल के बताइए। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 79 को। ए एक कार को 10% हानि बेचता है। यदि बी इसे 5,40,000 में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है तो ए के लिए कार के क्रय मूल्य का 10% कितना था? बताइए साथियों। तो साथियों ऐसा काम करिए ना, सबसे पहले कास्ट प्राइस आप निकालिए। ए का जो 10% हानि हो रहा है तो कितना होगा भाई? 45,000। ए वाला 45,000 है, ए का आपका 5 लाख। यदि एक सेकेंड भाई, ये सवाल ऐसे नहीं होगा भाई, पहले हमें बी का निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे भाई। पहले कास्ट प्राइस बी का निकालिए। बी देखिए, यदि बी इसे 5,40,000 में बेचता है और 20% लाभ कमाता है तो साथियों ऐसा काम करिए कि पहले आप कास्ट प्राइस निकालिए। किसका? बी का। कितना हो जाएगा? कास्ट प्राइस निकाला यानी ये जो 5,40,000 है, ठीक है, ये हो गया। अब इसका 20% लाभ कमाता है तो यानी 120 हो जाएगा। 100 से 120% हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100, इसको हल करेंगे तो कास्ट प्राइस निकल जाएगा बी का जो इसको 20% लाभ कमाता है। तो इसको हल करेंगे कितना आएगा? 1 0 से जो कैंसिल हो जाएगा। 12 चौं 48, 54 में से 48 6, 12 पंजे 60 यानी कितना हो जाएगा? 4500 हो जाएगा। अब 4500 में 100 का गुणा करेंगे यानी 45 4 0 हो जाएगा। 4,05,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। अब यहाँ से साथियों कास्ट प्राइस ए अब निकल सकता है तो यहाँ से 10% का हानि हो रहा है। ठीक है, 45,000 निकला है भाई कास्ट प्राइस बी का जो 20% लाभ हो रहा है। तो अब यहाँ साथी आप कास्ट प्राइस ए का निकालिए 10% हानि पर, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? 45,000 हो जाए, मतलब 4,50,000 हो जाएगा। ठीक है, 10% का नहीं है 90 गुणे 100। ठीक है, 1 0 से 0 कैंसिल। 9 5 45 यानी 5,000 गुणे 100 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 5 3 0 2 5 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। ये कास्ट प्राइस आप ए हो गया। अब साथियों यहाँ से आप लोग 10% ऑफ कास्ट प्राइस यानी यहाँ से आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी 5 लाख का 10% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 10% आप कास्ट प्राइस निकालिए, वो भी किसका? ए का।
5 लाख का 10% निकालिए, कितना आएगा? 5 लाख का, ठीक है, 5 लाख का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। इसका 10% निकालना है गुरु, ठीक है। 10%, 10/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, अब ये 3 0 1 0, यानी कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। तो अब जाकर साथ देखिए ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ है मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट और आखिरी सवाल इस सेशन का हल करिए, जो कि रीजनिंग का सवाल है भाई। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 62, 55, 48, 41। 62, 55, 48, 41। तो साथियों 62 से 55 -7 हुआ है, 55 से 48 -7 हुआ, 48 से 41 -7 हुआ। तो 41 में 7 को माइनस करें, कितना आएगा? आएगा 34 आएगा। यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन जो बनेगा ना हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। तो साथियों फाइनली 80 सवाल आपका पूरा कंप्लीट हुआ। तो अब बताइए साथियों आप सभी का इन 80 सवाल में से टोटल कितना स्कोर बना? ईमानदारी के साथ आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आप सभी को पूरे 180 के 80 सवालों का उत्तर याद हो चुका होगा। मैथ और रीजनिंग आप खुद से सॉल्व भी किए होंगे सभी प्रश्नों को। सुबह क्लास हो रही है, 2 शाम में क्लास हो रही है, तो इसलिए कहते हैं भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँचे। ओके दोस्त मेरे, हमारे पास केवल 20 दिन का समय है, जितना हो सके आप उतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए मेरे दोस्त। हमारे पास ज़्यादा समय अब नहीं है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे आप तैयार करिए, रिवीजन करिए अच्छी तरीके से। मॉक टेस्ट लगाइए भाई, जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाइए, आपके लिए उतना ही बेनिफिट होने वाला है। ओके तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर से नोटिफिकेशन को ऑन करिए, डेली क्लास करिए, रिवीजन करिए। ओके तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।